दोस्तों, माजिद मकसूद है। आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है जो सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे दोस्त मोहसिन बाबू साहब। उनसे हम मुल्क में जो हालात हैं, स्पेशली अनसर्टेनिटी वाली सूरत हाल है इलेक्शंस के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है। मोहसिन साहब, आपको सबसे पहले हम वेलकम करते हैं और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा सर, आप काइंडली ये बताइए कि ये नवाज़ लीग जो है वो अभी तक इतनी खामोश क्यों है, या उनकी कोई एक्टिविटीज़ अभी तक गेयर अप नहीं हुई, अभी तक वो बाहर आए नहीं, अपनी लॉन्च नहीं की कि कंपेन। क्या उनको कोई यकीन है, या आप समझते हैं कि वो समझते हैं कि हो सकता है इलेक्शन नहीं हो? क्या माजरा है? देखिए माजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और देखें, जहाँ तक नून लीग का सवाल है, मुल्क की एक बहुत बड़ी पार्टी है और पंजाब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका। और कई मरतबा हुकूमत भी बनाई है उन्होंने, सूबे पे भी और ज़ाहिर मरकज़ में भी वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। तो एक बड़ी पार्टी है। और तो इस बड़ी पार्टी में देखें, उन्होंने बड़ी तकलीफें भी सही हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, मरीम नवाज के साथ केसेस पर दाखिल हुए हैं, फिर सारे इमरान खान के दौर में जो कुछ भी हुआ, तो ये एक एक प्रोसेस से आए हैं। पहले ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी, उनको जनरल ज़िया साहब लाए थे, इनमें कोई शक ही नहीं है। उसके बाद फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बनते रहे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इस्तेमाल होते रहे, और IJ का हिस्सा बना। IJ किसने बनाया, ये सब चीज़ें अब तो रिकॉर्ड की बातें हैं और इस रिकॉर्ड से तो कोई इनकार हो ही नहीं सकता। लेकिन बाद में 2007 के बाद जो भी उनके साथ हुआ और 1999 में उनके साथ जो कुछ हुआ, जनरल मुशर्रफ के दौर में सारी फैमिली को डिस्टर्ब किया गया, कारोबार डिस्टर्ब किया गया, गिरफ्तारियां हुई, केसेस बने, जेलों में गए, जलावतन हुए, वगैरह वगैरह। उसके बाद इमरान खान के दौर में जो कुछ हुआ, तो ये सारी तारीख है उनकी, एक एक स्ट्रगल की, और उनके खिलाफ इस्तेमाल होती रही। लेकिन बाद में ज़ाहिर जब नवाज शरीफ साहब ने एक स्टैंड लिया जनरल बाजवा के खिलाफ, और बड़ा हार्श स्टैंड था उनका, उसके बाद वो पार्टी में मजीद मेच्योरिटी आई। लेकिन बहरहाल दो ग्रुप उसमें बन गए। ग्रुप के उनके जो स्कूल ऑफ थॉट थे, दो मुख्तलिफ स्कूल, एक शहबाज शरीफ साहब का, एक नवाज शरीफ साहब का। तो उन दोनों के स्कूल ऑफ थॉट मुख्तलिफ रहे, एक प्रो स्टेब्लिशमेंट रहे, एक एंटी स्टेब्लिशमेंट रहे, और अभी भी ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। तो ये मेरा मेरा जो इसको पस मंजर पेश करने का मकसद यही था कि नून लीग एक बड़ी पार्टी हो, एक प्रोसेस से निकली है। पंजाब में उनका ख्याल ये था, या ख्वाहिश भी थी ज़रूर पहले, कि इलेक्शन इस वक्त ना हो और इलेक्शन बाद में जाके कहीं अगस्त के करीब हों, सितंबर में जाके कहीं हों, ताकि कुछ चीज़ें जो निगरान हुकूमत को ठीक करनी थी वो लोग ठीक कर लें, और कुछ फैसले जो थे उन्होंने करने थे वो उस तरीके से ठीक कर लें, ताकि वो जब जैसे इक़्तिदार में आए तो उनको बड़ा अच्छा सा एक फील्ड मिल जाए हुकूमत करने के लिए, और आसानी हो जाए। मुश्किल फैसले कुछ निगरान हुकूमत कर ले, हमारे पर ना हो, और हम जाके बाद में, क्योंकि IMF के बाद मुश्किल फैसले भी किए गए और सारी चीजें। एक 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 वजह तो ये थी। दूसरी वजह यह थी कि PTI की एक पॉपुलैरिटी बहरहाल पंजाब के यूथ में मौजूद है, और उन्होंने उस पर काफ़ी वर्किंग की, और उनके एक वोट बैंक है पंजाब के अंदर। ख़ास तौर पर पंजाब के जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, और मुल्तान में कम, लेकिन फैसलाबाद गुजरावाला भी नहीं है, नून लीग का होल्ड है। रावलपिंडी और लाहौर और फैसलाबाद, सरगोदा कुछ जगह पर, कुछ जगह दूसरे से, तो वहाँ पर एक PTI का यूथ का बड़ा बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, और उनके एक बड़ा वोटर रहता है वहाँ पर, जिसकी वजह से भी नून लीग के वसाइल थे कि ये सारी चीज़ें उनको क्लियर होकर मिलें, और उसके बाद वो इलेक्शन में जाएं और उनकी सीटें क्लियर हों, ताकि वो हुकूमत बना सकें। तो ये कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से नून लीग की ख्वाहिश रही है कि ऐसा हो, इलेक्शन में डिले हो। लेकिन बाद काजी फाजिल साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, और उनकी बड़ी कमिटमेंट नज़र आई कि इलेक्शन आप करवाएं। उन्होंने डेट भी दी, और जब उन्होंने ये डेट दे दी, और उन्होंने जब इस पर फर्म हो गए, और दोबारा भी एक हेयरिंग हुई एक केस में, उस पर भी उन्होंने दोबारा रीअफर्म किया, रीअश्योर किया अपनी इस कमिटमेंट को, उसके बाद सबके सब लोग जो है एक्टिव हो गए। और पीपल्स पार्टी ने तो कैंपेन पहले शुरू कर दी थी। नून लीग का मसला एक और ये भी रहा कि उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी इस्तेहकाम पार्टी के साथ, जो कि अब हो गई है, तकरीबन हो गई है। तो ये भी एक मसला था, तो उनको अपने लोगों को एडजस्ट करने का मामला था। उनके लोग नाराज हो रहे थे, टिकट दूसरों को मिल रहे थे। पुराना जो नून लीग का वर्कर है, जो कि MNA MP की सीट पर कहीं ना कहीं से इलेक्शन लड़ता है, उनको सीट्स ना मिली, तो उन्होंने
इस वजह से भी इसमें थोड़ी डिले हुई, और जैसे उनका उनके साथ इत्तेफाक तय पाया, उसके बाद जाके कहीं वो लोगों को आगे समझाने के उसमें आ गए और अपने लोगों को वो टिकट अब देंगे। अब काफी हद तक उनका मसला हल हो गया। लेकिन बहरहाल जो जो इलेक्शन की कैंपेनिंग जिसको कहते हैं, जिसको जल्द से करना कहते हैं, जिसको कॉर्नर मीटिंग करना कहते हैं, उसमें बिल्कुल इसका फुकदान नून लीग की तरफ से रहा है। उनको इसका इसका नुकसान उठाएंगे नुकसान। नून लीग पंजाब इसका नुकसान उठाएगी इस देर की कैंपेन की वजह से। और जब देर की कैंपेन की वजह से नुकसान उठाएगी तो उनके ज़ाहिर है कहीं ना कहीं पर कुछ सीटों से उनको हाथ भी धोने पड़ेंगे इसी वजह से जो देर हुई है। तो बहरहाल लेकिन फिर भी एक नून लीग एक बड़ी पार्टी है, उनके पास क्या स्ट्रेटजी है, इस पर उन्होंने क्या सोच के रखा हुआ है कि हम देर से भी अगर इसमें गए। आपने देखा जो सेनेट में करारदाद आई उसकी नून लीग ने मुखालफत की, उसके बाद पब्लिक में भी आके उन्होंने टीवी शोज में भी आके बड़े पैमाने पर कहा कि बिल्कुल हम इस करारदाद की मुखालफत करते हैं, इलेक्शन वक्त पे होनी चाहिए। तो एक बाद में उनकी तरफ अच्छा एक री अफर्मेशन आ गई है, और पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है, नून लीग भी अब शामिल हो गए, पीटीआई भी चाहती है कि इंतखाब। तो मुल्क की 3 बड़ी पार्टियां जिनके पास 90% से ज्यादा सीट्स होंगी और वोट्स होंगे इस मुल्क में आइंदा इलेक्शन में, और आइंदा स्टेक्स होंगे पॉलिटिकल इस मुल्क के अंदर, वो जब इलेक्शन कराना चाहती है तो कौन रह गया जो इलेक्शन नहीं कराना चाहता? जेयूआई 3-4 सीटें, उसके अलावा और कौन है जो चाहता है कि ना इलेक्शन हो? तो ये एक सूरत हाल है। तो अब इस मुल्क में 90% लोगों की राय सामने आ चुकी है इलेक्शन पहले। इस अब और चीफ जस्टिस साहब भी इस पर फर्म है, इलेक्शन कमीशन भी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, सब चीजें हो चुकी हैं। तो अब मेरे ख्याल में जो इलेक्शन ना करवाने की ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं उनका एक तो नंबर भी बहुत कम है, और ये ख्वाहिश बड़ी माइनर सी है। और ये लोग जो इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो फिर तो यही है कि ये इस मुल्क में इस रियासत को कमजोर करना चाहते हैं, इस मुल्क में पार्लियामेंट और आइन को कमजोर करना चाहते हैं, और इस मुल्क में जो लोगों की ख्वाहिश है कि हमारी और आपकी, हम आम लोग हैं, हम वोटर हैं, हमारी और आपकी जो ख्वाहिश है कि हम अपने नुमाइंदे चुनकर उन्हें पार्लियामेंट में भेजें ताकि हमारी वो पॉलिसीज बना सकें और आगे चला सकें। उसके बावजूद भी अगर कोई चाहता है कि ये इलेक्शन ना हो और या इसमें मुलतवी हो जाए तो फिर इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ और रियासत के साथ बड़ी ज्यादती होगी। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताइएगा, आप मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून को आईपीपी के साथ ये कोलेशन करना, आप नहीं समझते कि ये मुस्लिम लीग पंजाब में बहुत कमजोर हुई है? नहीं, देखिए मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूँ ना। देखें 5 सीटों पर जो अब तक की इतलात हैं वो 5 कौमी असेंबली की सीटों पर उनके साथ एडजस्टमेंट हुआ है, और तकरीबन 11 के करीब सूबाई असेंबली की सीट्स हैं। तो 5 कौमी असेंबली की सीट जो है उसमें एक हमारे उनके जो सरबराह हैं अलीम खान साहब, ओन चौधरी हैं, ये दोनों लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहांगीर तरीन है, इसाक खाकवानी है, और एक आध और सीट है यहाँ जिनके लिए उन्होंने सीटें मांगी। तो ये जहांगीर तरीन तो पहले भी सीट जीतते रहे हैं, और हमारे इसाक खाकवानी साहब भी अपने हल्के से सीट जीतते रहे हैं। तो ये उनको इसमें कोई इतना बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने जा रहा, लेकिन अल्टीमेटली इन्हीं के साथ ही उन्होंने इत्तेहाद बनाना है। तो ये कोई, मैं समझता हूँ अगर ये 5 सीटें भी अगर नून लीग दे भी देती है तो ये दोबारा इनके ही वोट बनेंगे, और इससे कोई बहुत ज्यादा नून लीग पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। अलीम खान और हमारे आपके जहांगीर तरीन साहब, खानवी साहब, ये तीनों बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं अपनी जगह पर, और इनके अपना एक ठीक ठाक किस्म का वोट बैंक है। उसमें नॉन लीग का वोट बैंक आ जाएगा तो इनकी जो सीट्स है वहां से इनका जीतना जो है वो कभी इम्कान है कि ये सीटें वो निकाल लेंगे, और फिर नून लीग के वो हिस्से में डाल दी जाएगी। अच्छा मोहसिन साहब, ये भी ज़रा बताइए कि अब तो लगता है कि कुछ ना कुछ उनके फॉर्म बहाल हो गए हैं, कोई 80-90%। तो आप क्या समझते हैं कि पंजाब में पीटीआई कितना नून लीग को डेंट लगाएगी? और ये भी बताइए कि क्या इन दोनों में कितना मुकाबला होगा? आप समझते हैं कि नून लीग का एज अच्छा होगा या पीटीआई उनको नहीं जीतने देगी? नहीं, देखिए पीटीआई बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ती है तो मुख्तलिफ सूरत होगी, बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन लड़ती है तो मुख्तलिफ सूरत। बल्ले के इलेक्शन के साथ इलेक्शन लड़ती है तो फिर ये बड़ा डेंट डाल सकते हैं लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद के शहरों में, कुछ थोड़ा बहुत मुल्तान, और जो बड़े शहर हैं पंजाब के वहाँ पर एक अच्छा डेंट डाला जा सकता है नून लीग की सीटों पर, या जो भी वहाँ पर उम्मीदवार खड़े होंगे। अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता है तो फिर एक जो चंक है वोट का हर हलके में वो शायद महरूम रह जाए, और वो फिर ज़्यादा देखेंगे कि आप पीटीआई पर
एक अगर बल्ले का निशान नहीं मिला तो उनको तो बहुत सारे निशान होंगे, उनके 4-4 5-5 उम्मीदवार होंगे, लोग कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज होने में मसला होगा। तो जब बंदा वोटर जब इलेक्शन बूथ में जाता है ना, जब वो कंफ्यूज होगा तो फिर वो उसको 2 निशान नजर आएंगे, एक शेर का और एक तीर का। तो पीटीआई का वोटर तो कभी भी शेर को वोट नहीं डालेगा, तो उसका वोट जाएगा तीर की तरफ। तो ये एक इंक्लूजन होगी, तो इसका फायदा पीपल्स पार्टी को पहुंच सकता है इस बल्ले के निशान ना होने का। और पीटीआई को डेफिनेटली नुकसान होगा, लेकिन सब हलकों में नहीं होगा, कुछ हलकों में नुकसान होगा। रूरल एरिया में ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि रूरल एरिया का वोटर जो है, देही इलाकों का जो वोटर होता है, वो निशान पे ज्यादा जाता है नाम के बजाय। उसको नाम शाम का पता नहीं होता, वो जाता है निशान के ऊपर। शहर में कुछ पता होता है तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो कि इसमें करेगा प्रॉब्लम पीटीआई के लिए। और इसका फायदा फिर वो जो वोटर है, स्विंग वोटर जो है, वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का इम्कान अपनी जगह पर मौजूद है। नून लीग का दोनों सूरतों में अपना नुकसान होना है। बल्ले का निशान अगर पीटीआई को मिल जाता है तो नून लीग को ज्यादा नुकसान होगा, अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता है तो नून लीग को कम नुकसान होगा। जी अच्छा, मुझे ये बताइए मोहसिन साहब कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में क्या पोजीशन देखते हैं? क्या इसमें देखिए, आप उसको पाकिस्तान भी की, इंक्लूड कर सकते, इसमें जी आप उसको बिल्कुल भी इंक्लूड पंजाब कर की, दें कि जो सदर। जी मैं समझता हूँ माजिद साहब के पीपल्स पार्टी की जो पंजाब में पोजीशन है, वो पिछले तमाम इलेक्शन से बेहतर मुझे नजर आ रही है। और पिछले इलेक्शन में उन्होंने 6 के करीब कौमी असेंबली सीटें ली थी। इस मरतबा मेरे ख्याल में 15 से 20 तक सीटें लेने, तो 15 सीटें तो नजर आ रही हैं कि उनके सीट्स वो लोग ले ले मुख्तलिफ इलाकों से, इंक्लूडिंग सरायकी वसेब। और लाहौर की सीट जो जो इन्हें 128 है बिलावल साहब की, उस पर भी काफ़ी चांसेस हैं कि वो ये सीट निकाल लें। उस पर बड़ा काम हो रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पीटीआई का निशान जो है वो कहाँ किस तरफ जाता है, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन पीटीआई के एनओ 128 जो है वहाँ पर काफ़ी काम हो रहा है। उसके अलावा काफ़ी पॉकेट्स में सीट्स हैं जो कि पंजाब से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। कुछ गुजरावाला में एक आध सीट का मामला है, चिन्योट से सीट मुर्तजा साहब वो निकाल सकते हैं, उनको ऊपर कौमी असेंबली की सीटें वो भी उनको मिल सकती है। देखें, बात चल रही है फ़ख्र इमाम और आबदा हुसैन की भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने की, वो भी एक इम्कानात में शामिल है। उसके अलावा सरायकी वसेब में और बहुत सारे पॉकेट्स हैं। मुल्तान से हमारे गिलानी फैमिली जो है, इनको सीट्स बड़े मिलेंगे। रहीम खान से काफ़ी नंबर मखदूम साहबान का इनको मिलने का है। मुजफ्फरगढ़ से सीट्स निकल सकती हैं। इसी तरीके से आप और भी अजला में चले जाएं तो वहाँ पर काफ़ी पीपल्स पार्टी को इस मरतबा रावलपिंडी की एक सीट तो तकरीबन आप समझें राजा परवेज अशरफ साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बड़ा उनका अपना वोट है। जो हमारे राजगान फैमिलीज हैं सारी की सारी वो परवेज अशरफ साहब के साथ है। इसी तरीके से आप अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएं तो एक ठीक ठाक नंबर जो है पीपल्स पार्टी की सीट्स का इस मरतबा होने जा रहा है। और वो पंजाब से उनको एक अच्छी पिछले के मुकाबले में पिछले इलेक्शन के मुकाबले में एक बहुत अच्छा नंबर पीपल्स पार्टी की तरफ इस तरफ आने वाला है कौमी असेंबली की सीट्स का। और उसके अलावा आपकी जो बलूचिस्तान है वहाँ से भी इनको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। केपी से शायद कुछ सीटें निकल आए। तो एक ओवरऑल आप देखें तो पीपल्स पार्टी एक बेहतर पोजीशन में। इस मरतबा ये नहीं कहा जा सकता कि नून लीग बिल्कुल जीत जाएगी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से और वो अकेले से हुकूमत बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पीपल्स पार्टी का चांस आप ये कहें कि उतना ही है, या मैं इसको अगर 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 पॉलिटिकल मैथमेटिक्स में ये कहूँ कि मुझसे अगर पूछेंगे तो पंजाब में जो 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 या पाकिस्तान में जो वफाक में हुकूमत बनाने वाला मामला है, उस वक्त भी 60-40 है। 60 इन सेंस के वो नून लीग के हक में 60 और 40% पीपल्स पार्टी हक में। तो ये जो 10-20% का मार्जिन है, इसको देखा जाएगा कि ये किस तरफ जाएगा। बहरहाल ये टफ कंपटीशन है, इसमें बहुत ही चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। जी अच्छा, इसमें ये जो फजल रहमान है, JUI जो फजल रहमान है, वो तो बड़ा मतलब है कि परेशान है, और वो तो बार बार कह भी रहे हैं कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। उन्होंने कहा है कि सेनेट ने हमारी नुमाइंदगी की है और हमारी बात की है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सर, JUF का स्टेक है कितना पाकिस्तान में? JUF का पिछली मरतबा कितने सीटें थी कौमी असेंबली? JUF का स्टेक पाकिस्तान में अगर 272 सीट्स हैं, 272 सीट्स में कितने 3-4 का ही स्टेक है ना।
एक बात ये है कि उनका इतना स्टेक है जितना वो है, वो अब उस 3-4 सीटों की वजह से वो सारे मुल्क के इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, तो ये बड़ी अजीब बात है। पाकिस्तान में इससे ज़्यादा ख़राब हालात रहे हैं। 2007 में बेनज़ीर साहिबा को शहीद कर दिया गया, इससे ज़्यादा बुरे ख़राब हालात थे। और उसके बाद सूरत हाल आपको पता है क्या थी, खुदकुश हमले हो रहे थे, दहशतगर्द हमले कर रहे थे, सारे मुल्क में एक हिजानी कैफियत थी, लोग घरों तक मैसूर हो गए थे, सारे शहरों में धमाके हो रहे थे। ऐसी सूरत हाल में भी इलेक्शन हुए। जहाँ तक मौसम की बात है, तो मौसम की बात अगर आप देख रहे हैं तो 2-3 अगर अजला में कोई प्रॉब्लम होने जा रहा है तो आप उन स्पेसिफिक पोलिंग बूथ्स पर आप इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं। इलेक्शन मुलतवी से मुराद है कि वोटिंग बाद में हो सकती है, सूरत हाल बेहतर हो जाए, रिजल्ट आप रोक लें। 3-4 सीट जहाँ पर भी मसला है पाकिस्तान में, और रोक लें। दुनिया भर में क्या इलेक्शन नहीं होते क्या इन मौसम में? कनाडा में कई ऐसे ममालिक ऐसे हल्के हैं जहाँ पर बर्फबारी रहती है, फिर भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पर। और बहुत सारे दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पर हार्श वेदर होता है और मसाइल होते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो दहशतगर्दी वाला जो जो उज़र है वो भी किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। बाकी जो उन्होंने कोई सियासी उज़र हो तो वो बात करें। असल में हकीकत ये है कि JUF की पोजीशन इस वक्त बलूचिस्तान और KP में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो वहाँ पर उनको पता है कि हमारे साथ वो मुश्किल में हैं वोटिंग के लिहाज से, उनको नंबर कैलकुलेट नहीं हो पा रहा। तो ज़ाहिर है उनकी फिर मुलाकात, उनकी ख्वाहिश यही है कि इलेक्शन लेट हो जाए ताकि हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करें, कुछ टाइम मिल जाए हमें काम करने के लिए। तो ये कुछ मसाइल हैं JUF के साथ। इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ, अब JUF जो सिंध है, JUF सिंध काफ़ी एक्टिव है सिंध में। और मैं आपको इस वक्त 100% आपको बता दूँ कि JUF ने जितने वोट 2018 में अपर सिंध से लिए थे, इस मरतबा वो डबल वोट लेने जा रहे हैं। तो उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब ये मैं नहीं इस वक्त कह सकता है इस स्टेज पे, क्योंकि वो सीट लेने भी जा रहे हैं, कोई सीट जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे। लेकिन बहरहाल कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अपर सिंध के जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऊपर लाड़काना, कश्मीर, कंदकोट, घोटकी, शिकारपुर और कंबर शदाद कोट, और फिर लाड़काना थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो इन अजला में JUI का जो वोट है वो दूसरे नंबर पर आने का इम्कान। तो इसका मतलब बड़ा हैवी वो वोट लेने जा रहे हैं इस मरतबा। और वो एक ठीक ठाक थ्रेट इस वक्त पीपल्स पार्टी को है इन अजला में, जो कि जिस पर उनको पीपल्स पार्टी को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और JUF ने बड़ा उधर गेन किया है, उनका वोट जो है वो बहुत वो लेंगे इस वक्त। और मैंने पहले अर्ज किया, जैसे अभी पता नहीं है कि वो उसको सीट में कन्वर्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो ये देखना पड़ेगा। अच्छा, ये इनको ज़्यादा नुकसान है, ये जो PDM की जो हुकूमत थी कुछ सालों कुछ महीनों की, उस पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ KP में? फजल रहमान को, के लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने काम नहीं किया, उनका जो पहला वोट बैंक ट्रेडिशनल था उस पर थोड़ा डेंट नहीं आया? देखिए, PDM की जो हुकूमत थी उससे बिल्कुल सॉरी, उनको नुकसान हुआ है। और उसके PDM के वोट बैंक में कमी आई है हर जगह से। उसकी वजह ये थी कि 1.5 साल हुकूमत में वो सख्त फैसले उनको ही करने पड़ने थे, और ये बिल्कुल वाज़ेह था कि फैसले इनके ही हाथों होंगे और इनके हाथों में ये मसाइल आएंगे। और ये जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन जो थी वो इसी तरह की थी कि चलें वो तो चला गया, लेकिन इनको भी हम मुश्किल में डालें, मुश्किल फैसले करवाएं ताकि इनको इलेक्शन में दिक्कत हो और फिर दोबारा जो है PTI गवर्नमेंट में आ जाए, या इस किस्म की चीज़ें भी थ्योरीज चल रही हैं। लेकिन बहरहाल ये हो ना हो, उसका इम्पैक्ट एक ज़रूर है। मुख्तलिफ फैसले, मुआशी फैसले किए गए जिसका आम आदमी पर बड़ा सख्त असर पड़ा। जॉब्स गई हैं लोगों की, बिजली आप देखें कहाँ चले गई है, कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचा है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये मजबूरी फैसले करने थे, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। पाकिस्तान एक डिफॉल्ट की सिचुएशन में जा रहा था, तो किसी न किसी को रियासत ज़रूर बचानी थी। वो पीपल्स पार्टी बचाती, सबने मिलकर बचा लिया। 1.5 साल के अरसे में काफ़ी बचा लिया। लोगों को नुकसान हुआ, रियासत बच गई। आवाम को नुकसान हुआ लेकिन रियासत बच गई। अब उस रियासत को बचाने के लिए, अब लोगों के वापस लाने के लिए, ये नेक्स्ट जो भी हुकूमत आएगी उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस वापसी लाने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये थी कि देखें, वो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत को गिराना बहुत ज़रूरी था मेरी नज़र में। और वो गिराना इसलिए भी ज़रूरी था कि उनके फैसले जो थे, वो जो हुकूमत तो नहीं कर रहे थे, वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के एक सिलसिला चल रहा था, बाकी हुकूमत तो कोई और कर रहा था। जनरल फैज़ हमीद साहब हुकूमत कर रहे थे और उनको अपने एक उनके एम्बिशन थे, उनका एक टारगेट था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, उसके बाद 5 साल और फिर और 5 साल 2028 तक मामले को खींच के जाना है और शायद उसके बाद आगे भी खींच के जाना है। तो ये तो उनकी कोशिश थी जनरल फैज़ साहब की, जो कि कामयाब न हो सकी। और फिर मुल्क भी तकलीफ में चला गया, लोग भी तकलीफ में चले गए। तो ये बिल्कुल भी एक अच्छा फैसला नहीं था।
कि ये लोग हुकूमत जारी रखते और फिर मुल्क को मजीद 5 साल में एक तबाही के किनारे तो पहुंचा दिया गया था, लेकिन मजीद उसको दफन करने की जो रियासत को कोशिशें थी वो नाकाम हुई और ये पीडीएम की हुकूमत आई। लेकिन मैंने अर्ज किया जैसे पहले, रियासत को तो बचा लिया गया दफन होने से, लेकिन अवाम तकरीबन जुज़वी तौर पर दफन हो चुके हैं। अब उस जुज़वी अवाम जो दफन हो चुकी है उनको बाहर निकालना है और जिंदा रखना है और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। मोहसिन साहब, अब पर्टिकुलरली सिंध पे आते हैं। आप सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई चैलेंज नज़र आ रहा है या आपको समझते हैं कि पीपल्स पार्टी पूरी सिंध में अनचैलेंज है? जी देखिए, अनचैलेंज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेजॉरिटी सीट्स पर अनचैलेंज ज़रूर है। मेजॉरिटी सीट्स जो पीपल्स पार्टी की हैं, जैसे 61 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की सिंध में। इस वक्त कौमी असेंबली की सीटें हैं सिंध में और 61 में से 35 से 40 सीटें आराम से पीपल्स पार्टी ले रही है, वो नज़र आ रहा है। लेकिन 10 से 15 सीट पर ठीक ठाक मुकाबला है और तकरीबन 10-15 सीट्स अपोजिशन पार्टीज ले जाएंगी, वो भी वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो बाकी जो बच गई हैं 10-12 सीट के करीब 15, उस पर एक टफ कंपटीशन है। वो ये इस वक्त हम नहीं कह सकते कि वो पीपल्स पार्टी ले जाएगी, लेकिन ज़रूर पीपल्स पार्टी को एज हासिल है उन सीटों पर। अब देखें कि जो मुखालिफ इत्तेहाद है वो किस तरीके से इसको इलेक्शन लड़ता है, क्योंकि फिर भी आप देखें ये लोग जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं पुराने लोग हैं, और पुराने लोग इलेक्शन की खुद एक सियासत अलग से होती है। वो पार्टी के अलावा भी जो हल्के की सियासत होती है और फिर इलेक्शन के दिन की सियासत होती है, वो बड़ी दिलचस्प होती है। उसमें जो 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 भी सीनियर आदमी है और जो भी तजुर्बेकार आदमी है उसको बहरहाल एक ठीक ठाक एज हासिल होता है। और ज़रा आपको पता है कि इलेक्शन है ही पैसे का खेल, जिसके बाद पैसे ज़्यादा होंगे वही मोहसिन इलेक्शन साहब, में। इसको थोड़ा सा डायसेक्ट करेंगे कि ये कौन सी जो 10-15 सीटें आप समझते हैं कि वो अनचैलेंज है, किस डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर रहे हैं? अनचैलेंज सीटें में से आपसे आपकी मुराद है कि जहां पर पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है? हाँ, या चैलेंज है, आप थोड़ा सा उसमें डिफरेंस कर दें कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वो बिल्कुल अनचैलेंज है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे उनको थोड़ा सा चैलेंज है, वो भले पीडीएफ हो कोई भी हो, उनकी सॉरी जो पार्टी है इनकी पीसा पगाड़ा की, और ये सारे जीटी है। जी मैं आपको उसमें वजाहत कर देता हूँ। देखिए, ठट्टा क्लियर है, जुल्फ़िकार ठीक मिर्ज़ा, है। ठट्टा की तमाम सीट्स क्लियर हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फ़हमीदा मिर्ज़ा के डिस्क्वालीफाई होने के बाद बदीन भी क्लियर नज़र आ रहा है। थरपारकर भी बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर नज़र आ रहा है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट के तो आपके ये हो गए। आपका मटियारी क्लियर है, आपके हैदराबाद की जो सीटें लेते हैं वहाँ से वो भी तकरीबन क्लियर नज़र आ रही हैं। आप कंडोलायर चले जाएँ, वो क्लियर है। मीरपुर खास में एक सीट के ऊपर मुझे कंपटीशन नज़र आ रहा है, जो मीरपुर खास शहर वाली सीट है, और आपका भी इसी ज़िले से ताल्लुक़ है। उसकी वजह ये है कि नहीं, अगर नून लीग, आप क्योंकि उसकी उसमें वजह है एक कि पी नून एस 46 है सर, पी एस मैं 46 जो है उस शहर की उसके बात नहीं, मैं बहुत। कौमी असेंबली की, मैं वाजिद साहब कौमी असेंबली की सीट की अच्छा बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। कौमी असेंबली की सीट जो है वहाँ पर टफ कंपटीशन इसलिए होगा कि क्योंकि नून लीग, एमक्यूएम और जीडीए का इत्तेहाद अगर हो जाता है तो ये सीट निकालना पीपल्स पार्टी के लिए टफ बनेगा। मीरपुर खास शहर की सीट, जो दूसरी सीट है मीरपुर खास की, जुड्डो कुंडरी, कोट गुलाम मोहम्मद, जुड्डो टंडो जान मोहम्मद और इस इलाके की जो कोट कोट गुलाम मोहम्मद गुलाम की सीट, होना। डिगडी की, ये सीट पीपल्स पार्टी को बड़ा एज है। उधर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उधर भी बड़ी मेहनत करना अली पड़ेगी, नवाज। मुश्किल होगा। लेकिन मीरपुर खास की सीट जो है, इसको हम कह सकते हैं कि ये चैलेंज। अब सांगड़ में आ जाए, सांगड़ की एक सीट पीपल्स पार्टी को मुझे तो लगती हुई नजर आ रही। दूसरी सीट पर मसला जरूर है, क्योंकि वहां पर फंक्शनल और एमक्यूएम का वोट है। फंक्शनल का वोट, नून लीग का एक अच्छा खासा वोट है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, एक सांगड़ में, एक बदीन में, एक मीरपुर खास में। वो अगर एक तरफ जाता है तो ये मुश्किल जरूर उनको पेश आएगी। सांगड़ में मुश्किल पीपल्स पार्टी को एक सीट पर पेश आ सकती है। नवाब शाह तकरीबन क्लियर है। एक सीट पर जो कि सीट पर गुलाम मुस्तफा शाह साहब इलेक्शन लड़ते हैं, उन पर जैन शाह साहब उनके सामने हैं, वहाँ पर बड़ी मुश्किल उनको हो सकती है। और नीचे जो सूबाई असेंबली की सीट है, खासतौर पर सकरंद और काजी अहमद वाली, यहाँ पर जैन शाह का बड़ा अच्छा पहले भी काम किया हुआ था। आपको याद होगा, ये पहले भी 1-2 हज़ार से वोट से उनको हराया गया था। अगर जैन शाह ये सीट जीत चुके थे तो उनको वहां पर जैन शाह को, अगर उनका अपना वोट बैंक बहुत ज्यादा है तो उनको वही नून लीग का थोड़ा सा वोट, थोड़ा सा जीडीए का वोट, थोड़ा सा पीटीआई का वोट अगर जैन शाह को मिल जाता है तो ये बड़ा टफ होगा पीपल्स पार्टी के लिए, गुलाम कादिर चांडियों के लिए, कि ये सीट जीतना तो ये उनके लिए मुश्किल होगा। और जैन शाह इसमें काफी कर सकते। और इसी तरीके से यही
जो कौमी असेंबली की सीट पर है इस पर भी जैन शाह के काफ़ी चांसेस है। बाकी जो दूसरी आसिफ जरदारी साहब वाली सीट है वो क्लियर है, वो मुझे उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नौशरफ फैरोज सारा क्लियर नजर आ रहा है, नौशरफ फैरोज डिस्ट्रिक्ट में कोई टफ अपोजिशन आपके सामने नहीं है, ये तो ईसाबान भी बैठ गए हैं, बाकी सारा वहाँ पर क्लियर है। खैरपुर में आ जाए, खैरपुर में एक सीट के अलावा जो बाकी सीटें हैं, एक सीट जो नारा वाली सीट है उसमें थोड़ा सा कंपटीशन जरूर है, बाकी 2 सीटें हैं वो भी क्लियर है। खैर की दोनों सीट्स तकरीबन तकरीबन क्लियर है, खुशी शाह साहब वाली, नोमान इस्लामुद्दीन शेख साहब। गोट की तो बिल्कुल क्लियर है, गोट की में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरफ से आ जाए, मैं आपको दरिया के इस तरफ ले चलता हूँ, अभी दरिया के उस तरफ ले चलता हूँ, नहीं तो शुरू होता है। जामशोरो में आ जाए तो जामशोरो की जो एक सीट है कौमी असेंबली की, वो असद सिकंदर साहब, और नीचे की सीटें वो क्लियर हैं। जलाल महमूद शाह साहब थोड़ा सा टफ कंपटीशन वहाँ पर जरूर देंगे, लेकिन वहाँ पर भी अपना प्रॉब्लम नहीं होगा जामशोरो पे। दादू में लियाकत जतोई थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन वहाँ पर भी जो है रफ़ीक जमाली और उस तरफ से जो दूसरे उनके इरफान लगारी साहब हैं 2 सीटों पर, उनको भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन बहरहाल अच्छा खासा एक कंपटीशन होगा, लेकिन एज फिर भी पीपल्स पार्टी को। अच्छा, इसके ऊपर आ जाए, कंबर शहजाद कोट वेरी क्लियर, दोनों सीटें आमिर मक्सी साहब और बिलावल साहब क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम। लाड़काना की सीटें जो 2 हैं उसमें से एक नज़ीर बुग्गिल साहब वो क्लियर हैं। बिलावल को थोड़ा चैलेंज उधर होगा क्योंकि वहाँ पर JUF का वोट है और वहाँ पर बाकी सारे वोट इकट्ठे हो गए हैं, तो वहाँ पर बिलावल के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। उधर पहले तो JUF के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन वहाँ पर मामला उनका नहीं है। शिकारपुर की दोनों सीटें पर कंपटीशन होगा, बड़ा कॉन्टेस्ट है। एक तरफ से इब्राहिम जतोई साहब शहरयार महत के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ शब्बीर बिजारानी के सामने राशिद महमूद शुमरो साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन दोनों सीटों पर जो है अच्छा खासा कंपटीशन नजर आ रहा है। कशकोर कनकोट की एक सीट है, वहाँ पर नजारी साहब वो क्लियर है, उनके सामने अपोजिशन नहीं है। तो ये मैं आपको ले गया जी, सारा सिंध मैंने आपको घुमा दिया माजे साहब, और एक एक सीट पर मैंने आपको नामों के साथ बता दिया कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ये मेरा ज़ाहिर है एनालिसिस है, और इस एनालिसिस में जो है हैदराबाद की सीट की हमने बात नहीं की शायद। हैदराबाद में जो कासमाबाद वाली सीटें और दूसरी सीटें वो भी क्लियर हैं, वहाँ से 2 MQM सीटें, MQM का चांस है कि 2 सीटें वो ले, लेकिन उस पर भी अब MQM को बहुत मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने बड़ा इनरोड्स बनाया है। कराची में सफा ये भी डेफिनेट है, कराची में पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा सीटें ले जाने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि इस दफ़ा जिस तरीके से उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में काम किया है तो कराची से भी कुछ सीटें ज़्यादा लेने का है। तो इसको इसलिए मेरी कैलकुलेशन है कि 61 सीटों में से पीपल्स पार्टी ने तो खुद कहा है कि हम 50 सीटें लेंगे, लेकिन 45 के करीब सीटें भी अगर ले जाते हैं तो ये बड़ी कामयाबी होगी पीपल्स पार्टी की सीट। तो इसलिए बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है जहाँ पर वो अपना इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नहीं, मैं आपकी कैलकुलेशन से बिल्कुल मैं भी यही समझता हूँ कि यही आप बता रहे हैं। ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी सिंध में अनचैलेंज्ड है एक्सेप्टिंग कराची। कराची में कुछ उनको थोड़ा बहुत है MQM और शायद PTI भी आ जाए। अब थोड़ा मुझे ये बता दें सर, आप अभी कराची में ही बैठे हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि PTI और नून लीग कुछ सीटें निकाल लेगी कराची से, जो PTI पहले निकाल चुकी थी 2018 में? देखिए, नून लीग की जो एक सीट है 242 जिस पर MQM के साथ उनकी बात भी हो गई है, तो ये बड़ा चांस बढ़ गया है कि शहबाज शरीफ साहब ये सीट निकाल लें। और एक सीट है महमूदाबाद की कि हो सकता है अगर उधर नून लीग खड़े होती है और उनका MQM से पैक्ट हो जाता है नून लीग हक में, तो शायद नून लीग उस पर भी उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। और जियो टीवी ने कहा है सर 5 सीटें या 7 सीटें निकाल रहे हैं। जियो टीवी ने जरूर कहा है कि नून लीग 5 सीटें निकाले कराची से, तो ये तो आप समझें कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मगर मैं तो कहूँगा ये इनकलाब हो जाएगा। लेकिन 5 सीटें किसकी, कौन सी 5 सीटें, ये अगर आइडेंटिफाई आप कर दें तो हम एक एक सीट पर बात कर सकते हैं कि कौन सी 5 सीटें वो निकालने जा रहे हैं। सिवाय NA 242 के मुझे फिलहाल नून लीग के लिए कोई एक सीट भी नजर नहीं आ रही बाकी कराची में कि कहीं से होने। ये इशू मेरी नजर में आप सही कह रहे हैं सर, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये MQM और लंदन का थोड़ा सा टकराव होगा? देखिए, MQM लंदन तो अभी कॉन्टेस्ट में नहीं है, बात सारी है कि MQM लंदन का वोटर निकलता है कि नहीं निकलता। सर उन्होंने इंडिपेंडेंट उनके खड़े हैं, उनके इंडिपेंडेंस खड़े हैं। देखिए भाई, हमारे जो अल्ताफ भाई है ना, अल्ताफ भाई किसी वक्त भी रात को वीडियो जारी कर देंगे और फिर वो अपना ज़बरदस्त किस्म की तकरीर फरमा देंगे और कह देंगे बाइकआउट है, तो फिर बाइकआउट है, उनका वोटर तो फिर नहीं निकलेगा। तो लेकिन अगर वो इस मरतबा चुप रहते हैं सिर्फ, तो फिर आप समझ जाएं कि ये वोट किस तरफ जाएगा।
ये इंडिपेंडेंट को नहीं जाएगा, ये वोट कहीं और जाएगा, और फिर वो कहीं और जो वोट है वो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा, वो वाला। तो ये एक चीज है। एमक्यूएम को तो बहरहाल एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट नहीं देगी, ये तय है। पीटीआई को भी वोट नहीं देंगे, नून लीग को भी वोट नहीं देंगे। इसलिए वो वोट अगर कुछ रह गया और बच गया और उसने वोटर को मोबिलाइज कर लिया एमक्यूएम लंदन ने, इस तरीके से वो मेरी नजर में वोट पीपल्स पार्टी को जाएगा। अच्छा, उनके अपने कैंडिडेट्स भी कुछ इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए हैं हमारे पास। मिरपुर खास में कुछ ऐसे कैंडिडेट है, वो इल्ताफ भाई के नाम पे खड़े हुए हैं। दो के उनको कोई मतलब पार्टी तो है ही नहीं, निशान तो है ही नहीं, लेकिन वो एज ए इंडिपेंडेंट खड़े हैं इल्ताफ भाई के नाम पे। तो देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक रात पहले भी अगर अल्ताफ भाई ने ऐलान कर दिया कि भाई मेरा वोटर जो है वो बाइकआउट कर दे, तो फिर ये इनके हाँ, बाइकाट कर इंडिपेंडेंट, दो। उसकी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि वो रात को अगर उन्होंने आगे ऐलान कर दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे लगता नहीं है कि वो अपना वो ऐलान करने वाले हैं ऐसा बाइकआउट का। तो मेरे ख्याल में उनको भी हाँ न्यूट्रलाइज किया गया है कि भाई वोट कहीं ना कहीं आप लोग करवाएं। सर, देखते वही हैं, तो मैं लेकिन आपसे ये पूछ रहा हूँ, बाइकाट बाइकाट नहीं करता तो वो वोट कहाँ जाएगा फिर? एमकेएम और उनमें क्या फर्क रहेगा? यही तो मेरा देखिए, सवाल था बाइकआउट नहीं सर। करता तो नहीं जी, देखिए बाइकआउट नहीं करता तो वो वोट एमक्यूएम, एंटी एमक्यूएम पाकिस्तान जाएगा, ये आप बात समझ लें। अगर एमक्यूएम लंदन का वोटर बाइकआउट नहीं करता और वोट इस्तेमाल करता है, तो वो वोट एंटी एमक्यूएम पाकिस्तान जो भी कैंडिडेट हो उसके सामने खड़ा होगा, उसको जाएगा। उसके तो सामने दो एमकेएम कैंडिडेट पाकिस्तान की थे, सीटें कम हो जाएंगी? एमक्यूएम पाकिस्तान सीटें उनके, देखिए दो कॉन्टेंडर्स हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की, कौन हो सकता है आपकी नजर में? कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान का कंटेंडर कौन है? एक है जमात इस्लामी, एक है पीपल्स पार्टी। हाँ, अब इन दोनों में से अब एमक्यूएम लंदन का वोटर जमात इस्लामी को तो वोट बिल्कुल भी नहीं देगा, वो फिर देगा पीटीआई को। वही अर्ज किया कि एमक्यूएम जो लंदन वाला वोटर है, अगर वोट देने आता है तो वो कहाँ जाएगा? ये बात बात आपकी सोचने ठीक है की, सर। और इसके चांसेस ज्यादा ये हैं कि वो पीपल्स पार्टी को वोट डाले। पीपल्स पार्टी को। मोहसिन साहब, उसकी आपने उसका आर्गुमेंट पूरे एक और भी है, उसका उसका आर्गुमेंट एक और भी मेरे पास है। वो ये है कि देखें, अच्छा। एमक्यूएम लंदन वाले काफी लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, रजा हारून साहब, अनीस जी एडवोकेट जी जी साहब, जी डॉक्टर जी इशरत जी। इबाद साहब, नहीं शामिल तो नहीं हुए, लेकिन वो भी लाइन में हैं। और भी बहुत सारे लोग, हैदराबाद रिजवी साहब। और ये जो हैदराबाद से रिजवी साहब की कम्युनिटी का वोट है, ये बड़ा मैटर करेगा। ये तो कहीं नहीं जाएगा ना, ये तो पीपल्स पार्टी के पास जाएगा, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। जी 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 तो जी। ये वोट कराची में पीपल्स पार्टी ठीक ठाक सरप्राइज देने के मूड में है। अगर एमक्यूएम लंदन का वोटर निकल आया तो पीपल्स पार्टी आपको कराची से ठीक ठाक सीटें निकाल के देगी, और फिर सब हाथ मलते रह जाएंगे, नून लीग भी और एमक्यूएम पाकिस्तान। अच्छा मोहसिन साहब, आपने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की जो है ना उसको एनालिसिस कर दिया है। तो इस एनालिसिस से तो यही लगता है कि जो आइंदा जो हुकूमत होगी वो तो हम पार्लियामेंट होगी और किसी एक की हुकूमत नहीं होगी। देखें जी, पीपल्स पार्टी पीटीआई की हुकूमत तो नहीं बनने जा रही, ये तो वाज़ह है, ये तो हो ही नहीं सकता कम से कम अगले 5 साल। बाय हुक और बाय क्रुक पीपल्स पार्टी को, अपना पीटीआई की हुकूमत नहीं बनने जा रही। उनके कुछ लोग आएंगे पार्लियामेंट में, वो उनकी जो अपना उनकी जो सांस है ना उसकी, उनके तोते की, वो आसिफ जरदारी साहब के होगी। तो वो जो तोता है वो जरदारी साहब के पिंजरे में बंद होगा, वो कहीं नहीं जाता आपके असेंबली के अंदर। तो इससे तो ये सजेस्ट करता है आपकी बातों से कि नेक्स्ट हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की होगी। मैंने आपको कहा कि पीपल्स पार्टी का 40% चांस है, और वो बना पोजीशन है। और आपको पता है जरदारी साहब बड़े गरनारी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, और उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की हुई है, और उनका तीर जाके ठक निशाने पे लगता है। और जब ये जो लोग आएंगे, और जब आएंगे तब पता चलेगा आपको कि उन्होंने क्या कर दिया, और फिर नून लीग के पैरों के नीचे से जमीन भी निकल सकती है। इतने जबरदस्त खिलाड़ी हैं आसिफ जरदारी साहब, ठीक है। उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके गवर्नेंस सिस्टम से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उनके पॉलिटिक्स में कामयाबी से तो इख्तलाफ नहीं किया जा सकता सर। वो तो उस पर आप और हम सब के सब कितनी भी तनकीद करें, लेकिन आसिफ जरदारी की जो तरीका है, सियासत है, वो तो सर मकसद जावेद हाशमी साहब ने नहीं कहा था, याद है आपको? मखदूम जावेद हाशमी ने कहा, तो उसके लिए मुझे पता नहीं कितनी जी जी। पीएचडी करनी पड़ेंगी जरदारी साहब की सियासत हाँ। समझने के लिए। तो सर मेरी तो पीएचडी कोई नहीं है, लेकिन पीएचडी नहीं है, लेकिन मास्टर जरूर हूँ। मैं भी अपना सहाफत का तालिब इल्म हूँ, तो मैं समझता जरूर हूँ कि जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है वो सरप्राइज दे सकती है। वो बिल्कुल पाकिस्तान की टीम की तरह है, वो किसी वक्त भी आपको वर्ल्ड कप जितवा सकती है, किसी वक्त।
मोहसिन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी बड़ी मतलब है कि एक अच्छा एनालिसिस दिया है और हमारे नाज़रीन को पता चलेगा कि हमारे मुल्क में जो इलेक्शन होगी वो क्या शेप करेगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया माजिद महिरबानी साहब, थैंक यू वेरी टाइम दी।